सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग टर्म के बारे में, जो कि मैंने आपको डिस्काउंट तक पढ़ाया था। और आज की क्लास में आपको बाउचर से पढ़ना है। देखिए, बाउचर को हम हिंदी में बोलते हैं प्रमाणक। प्रमाणक, इसको प्रमाणक के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि किसी भी ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में तैयार किए जाने वाले डॉक्यूमेंट को ही बाउचर कहते हैं। कह रहा है कि किसी भी ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में तैयार किए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स को क्या कहा जाता है? वाउचर कहा जाता है। और कह रहा है कि जैसे कैश मेमो हो गया, इनवॉइस हो गया, चालान हो गया, रिसिप्ट हो गया इत्यादि। जैसे कोई भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो प्रॉपर एक उसकी डॉक्यूमेंट, मतलब जो उसकी सपोर्ट में हम जो डॉक्यूमेंट अपना रेडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वाउचर बोलते हैं। जैसे कि मान के चलिए, आप किसी से अगर सामान खरीद रहे हैं तो उसको आप परचेज वाउचर में एंट्री करेंगे। अगर किसी को आप सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसको आप सेल्स वाउचर में एंट्री करेंगे। अगर आप किसी को पेमेंट दे रहे हैं तो पेमेंट वाउचर में आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आ रहा है ना? यदि आप अपने बैंक से लेन देन कर रहे हैं तो उसको आप कंट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। यदि आप किसी से पैसा प्राप्त कर रहे हैं तो रिसिप्ट वाउचर में उसकी एंट्री करेंगे। तो ये आपके सारे सारे वाउचर क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। बस आप ये समझिए कि जो भी ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में आपका डॉक्यूमेंट हेल्प करता है उसको अकाउंटिंग के लैंग्वेज में वाउचर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कैश मेमो, आपने नाम सुना होगा कैश मेमो, वो भी एक प्रकार का वाउचर है। वैसे ही जो इनवॉइस होता है, इनवॉइस कब मिलता है? जब हम किसी प्रोडक्ट को क्या करते हैं? सेल करते हैं। जब हम सेल करते हैं तो हम इनवॉइस बना करके उसको देते हैं, या खरीदते समय भी इनवॉइस आपको मिलता है। तो वो सब इनवॉइस जो होता है वो एक प्रकार का आपका वाउचर है, वो डॉक्यूमेंट है वो। या फिर जो भी चालान वगैरह होता है या कोई रिसिप्ट वगैरह होता है, ये सब हमारे वाउचर के अंतर्गत आते हैं। अगला क्या पॉइंट आपका दिया है? गुड्स। तो गुड्स को हिंदी में बोला जाता है वस्तु। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु उस बिजनेस के लिए क्या कहलाता है? गुड्स कहलाता है। और दूसरे शब्दों में बिजनेस में पुनः सेल करने के उद्देश्य से खरीदी गई वस्तु ही गुड्स कहलाती है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है, जैसे कि मान के चलिए हम कपड़े की व्यवसाय कर लिए तो हमारे लिए गुड्स क्या है? कपड़ा है। या फिर मैंने लैपटॉप का बिजनेस कर लिया तो हमारे लिए गुड्स क्या है? लैपटॉप। जो हमारे लिए बिजनेस में जो हम गुड्स खरीद करके रखेंगे उसी को हम क्या बोल सकते हैं? जैसे कि मैंने बहुत सा बड़ा सा दुकान कर लिया और अपने दुकान में ला करके मैंने बहुत सारा लैपटॉप रख दिया और केवल हम लैपटॉप को ही सेल कर रहे हैं, तो वही लैपटॉप हमारे लिए गुड्स कहलाता है। क्या कहलाता है? गुड्स कहलाता है। या फिर अगर हम कपड़े की दुकान कर लिए तो कपड़ा हमारे बिजनेस के लिए गुड्स हो जाएगा। मतलब जिस चीज से अपना व्यापार स्टार्ट करेंगे, जिस वस्तु से व्यापार स्टार्ट करेंगे वह वस्तु ही हमारे लिए गुड्स कहलाएगी। ऐसे ही मान के चलिए कि हम एजेंसी ओपन कर लिए जिसमें मैंने बहुत सारे ट्रैक्टर ला करके रख दिया, तो वो ट्रैक्टर ही हमारे बिजनेस का गुड्स कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु ही उस बिजनेस के लिए गुड्स कहलाता है। और दूसरे शब्दों में बिजनेस में पुनः सेल करने के उद्देश्य से खरीदी गई गुड्स कहलाती है। आखिर मेन उद्देश्य उसका क्या है? अगर मैंने जो है 100 लैपटॉप अपने बिजनेस में ला के रख दिया तो उसका मेन मकसद क्या है? सेल करना, बेचना। समझ में आ रहा है ना? तो इस पर्पज से, इस आधार पे उसको हम गुड्स बोल सकते हैं। चलिए, अगला क्या पॉइंट आपका आता है? ड्राइंग। तो ड्राइंग का मतलब, यहाँ पे चित्रकला नहीं होता है, यहाँ पे हम समझते हैं ड्राइंग का मतलब आहरण होता है। ड्राइंग का मतलब आहरण। आहरण मतलब होता है निजी खर्च। आहरण मतलब निजी खर्च। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि बिजनेस के मालिक के द्वारा किया जाने वाला निजी खर्च ही हमारा ड्राइंग कहलाता है। व्यापार के मालिक के द्वारा किए जाने वाला निजी खर्च हमारा क्या कहलाता है? ड्राइंग कहलाता है। और व्यापार का मालिक है कौन? प्रोप्राइटर। यानी कि मान के चलिए कोई ऐसा प्रोप्राइटर है जो अपने बिजनेस को ओपन कर दिया है और अपनी पर्सनल यूज के लिए अगर कोई खर्चा कर रहा है तो उसी खर्चे को ड्राइंग के नाम से जाना जाता है। उस पर्सनल यूज के लिए जो खर्चा कर रहा है, तो पर्सनल यूज में क्या आ जाएगा? जैसे मान के चलिए कि पैसे उसमें से लेकर के और अपने लिए वो कपड़ा खरीद लिया, अपने लिए मोबाइल खरीद लिया, ये सारे उसके पर्सनल खर्चे में आते हैं।
तो ऐसे खर्च को बोला जाता है क्या? ड्राइंग बोला जाता है, जिसका मतलब होता है आहरण। और आहरण नहीं समझ में आ पाएगा तो आप ये समझिए इसका मतलब क्या होता है? निजी खर्च होता है। और निजी खर्च कौन करता है? तो व्यापार का मालिक करता है। और यहाँ पे लिखा भी गया है, कह रहा है कि व्यापार के मालिक के द्वारा किए जाने वाले निजी खर्च हमारा क्या कहलाता है? ड्राइंग कहलाता है। और ड्राइंग मालिक की पूंजी को घटाता है। आप बताइए, मैं बहुत बड़ा सा बिजनेस कर लिया और उसमें से पैसा अगर हम खर्च के लिए निकालेंगे तो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? लॉस होगा। तो जब भी आप समझिए तो ये ड्राइंग हमारे बिजनेस के पूंजी को क्या करता है? घटाता है। और कह रहा है कि यदि बिजनेस के मालिक के द्वारा अपने व्यापार से कोई गुड्स या मनी अपने पर्सनल के लिए निकाला जाता है तो वह मालिक का ड्राइंग कहलाता है। अब कोई जरूरी है, जैसे कि मान के चलिए हमने कपड़े का व्यवसाय किया है। अगर हमको कपड़ा खरीदना है तो अगर हमारे पास कपड़ा अवेलेबल है हमारी दुकान में तो किसी और दुकान से खरीदने का कोई मतलब है? अपने ही दुकान से हम ले लेंगे। तो उसमें से क्या खत्म हुआ? गुड्स खत्म हुआ। क्या खत्म हुआ? गुड्स खत्म हुआ। और यदि हमने बिजनेस जो किया है अगर उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है या हमारी पर्सनल यूज के लिए कोई उसमें सामान वगैरह नहीं है तो हम उसके लिए अपने बिजनेस से मनी लेंगे और किसी और दुकान से जाके खरीदेंगे। तो दोनों ही मामले में आपके बिजनेस का कैपिटल क्या होता है? डिक्रीज होता है। समझ में आ रहा है ना? कैपिटल आपका घटता है। अब चलिए इसके बाद से आता है परचेज। तो परचेज को हम हिंदी में बोलते हैं क्रय। और क्रय का मतलब होता है खरीदना। तो क्या लिखा गया है? क्रय की गुड्स को पुनः बिक्री के लिए खरीदने की क्रिया हमारा क्या कहलाता है? परचेज कहलाता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि गुड्स को पुनः बिक्री के लिए खरीदने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम परचेज बोलते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि अगर हमको लैपटॉप का बिजनेस करना होगा तो लैपटॉप कहीं से खरीद के लेके आएंगे तभी तो बेचेंगे। तो अगर हम उस लैपटॉप को खरीद के लेके आ रहे हैं तो उसके पीछे वजह क्या है? बेचना, सेल करना। और फिर कह रहा है कि व्यापारी द्वारा खरीदा जाने वाला माल क्रय या परचेज कहलाता है। मतलब जो व्यापारी कोई माल अगर खरीद रहा है और वो भी बेचने की वजह से खरीद रहा है तो ऐसे गुड्स को हम परचेज बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? जब खरीदेंगे तो परचेज और जब बेचेंगे तो सेल। तो अब चलिए, अभी मैंने आपको केवल परचेज के बारे में बताया। अब परचेज रिटर्न क्या होता है? तो परचेज रिटर्न में दिया हुआ है यदि किसी कारणवश हमारा परचेज किया गया गुड्स वापस कर दें तो कह रहे हैं कि प्रोसेस परचेज रिटर्न कहलाता है। जैसे मैंने अपनी सप्लायर से 10 पीस लैपटॉप मैंने खरीद के लेके आया और उसमें से 2 पीस लैपटॉप ऐसे मिल गया जो लैपटॉप आपका क्या 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 है? खराब है। तो अगर आप किसी कस्टमर को अगर सेल करेंगे तो कस्टमर कोई खरीदेगा नहीं। तो सबसे बेहतर है कि 2 पीस आप ला करके लैपटॉप क्या करिए? वापस करिए। तो आप लैपटॉप अगर वापस करने लेके आते हैं तो आपने खरीदा हुआ सामान आप वापस कर लेने के जाने। तो ऐसे प्रोसेस को परचेज रिटर्न बोला जाता है। मतलब खरीदा था मैंने लेकिन किसी कारणवश उसमें कोई प्रॉब्लम आया जिसके कारण से हम उसको रिटर्न करने जा रहे हैं। ऐसे प्रोसेस को परचेज रिटर्न बोला जाता है। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप इतना समझिए कि जब तक उसमें कोई कारण नहीं आएगा, जब तक आप उसमें कोई रीजन नहीं आएगा तब तक उसको आप वापस करेंगे तो कैसे? तो वही बात इसमें बताया जा रहा है कि यदि किसी कारणवश परचेज किया गया गुड्स अगर हम वापस कर देते हैं तो यह प्रोसेस हमारे लिए परचेज रिटर्न कहलाता है। आपने 10 पीस लैपटॉप लेके आया उसमें से 8 पीस आपका सही निकल गया, शेष 2 पीस जो खराब है उसी को तो आप वापस करने जा रहे हैं। तो वही 2 पीस आपका परचेज रिटर्न में आता है जिसको बोला जाता है क्रय वापसी। अब चलिए सेल क्या होता है? सेल तो व्यापारी जिस माल से व्यापार करता है उसकी बिक्री को सेल्स कहा जाता है। व्यापारी जिस माल से व्यापार करता है उसकी बिक्री को क्या कहा जाता है? सेल्स कहा जाता है। और सेल्स रिटर्न क्या होता है? तो कह रहा है कि यदि हमारा कस्टमर किसी कारणवश परचेज किया गया गुड्स अगर हमको वापस कर देता है तो यह प्रोसेस सेल्स रिटर्न कहलाता है। सेल्स का मतलब होता है विक्रय और सेल्स रिटर्न का मतलब होता है विक्रय वापसी। तो जैसे कि मान के चलिए कि हम बिजनेसमैन हैं और हम किसी कस्टमर को लैपटॉप सेल किए थे 10 पीस तो उसमें से 2 पीस लैपटॉप खराब निकल गया तो वो हमारे पास को लेके आएगा रिटर्न करने के लिए। तो हमारे लिए सेल्स रिटर्न हो जाएगा और उसके लिए परचेज रिटर्न हो जाएगा क्योंकि मैंने सेल किया था बेचा था तब रिटर्न कर रहे हैं और वो खरीदा था तब जाकर के वो रिटर्न करने आए। तो उसके लिए परचेज रिटर्न और हमारे लिए सेल्फ रिटर्न हो जाता है। अब चलिए अब आता है स्टॉक।
और स्टॉक को बोला जाता है क्या? स्टॉक को बोला जाता है रहतिया। क्या बोला जाता है? रहतिया। तो जैसे कि स्टॉक को हम कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसा अनसोल्ड गुड्स जो बिजनेस के गोडाउन वेयर हाउस में सेल के लिए रखा हो, वह गुड्स हमारे लिए स्टॉक कहलाता है। और ट्रेडिंग बिजनेस के फाइनेंशियल ईयर के अंत में बचा हुआ गुड्स हमारा स्टॉक कहलाता है। जैसे कि मान के चलिए हम चले गए मोबाइल लेने कि भैया हमको एक जो है रियलमी कंपनी का फोन दे दीजिए। तो फोन मैंने लिया और फोन के बारे में मैंने सर्च किया, तो फोन का बहुत सारा फीचर्स हमको अच्छा लगा। फिर मैंने बोला कि ऐसा है कि हमको 50 पीस और फोन हमको दे दीजिए। तो 50 पीस फोन और देने के लिए वो आपको गोदाम से लेकर के फिर आपको ला के देगा। समझ में आ रहा है ना? अरे एक पीस तो आपको सैंपल में दे दिया, अगर आपको अच्छा लगेगा आपने और डिमांड किया तो अपने गोदाम से और भी आपको पीस लेकर के ला के देता है। तो आप ये समझिए कि उसको हम स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं, क्योंकि उसको भी किस लिए रखा गया है? बेचने के लिए रखा गया है। तो वही बातें इसमें बताया जा रहा है कि ऐसा अनसोल्ड गुड्स जो बिजनेस के गोडाउन यानी कि वेयर हाउस में सेल के लिए रखा हो, वो हमारे लिए गुड्स स्टॉक कहलाता है। आखिर उसका भी मेन उद्देश्य क्या है कि हमारी दुकान में जब खत्म हो जाएगा तो गोदाम से ला करके उसको हम बेचना स्टार्ट करेंगे। तो उसको भी मैंने बेचने के लिए रखा हुआ। तो ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। और स्टॉक दो प्रकार का होता है। स्टॉक कितने प्रकार का? दो प्रकार का स्टॉक होता है। कौन कौन सा? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक आपका होता है ओपनिंग स्टॉक और एक आपका होता है क्लोजिंग स्टॉक। एक आपका आता है ओपनिंग स्टॉक और एक आपका आता है क्लोजिंग स्टॉक। अब इन दोनों को कैसे मतलब हम डिफाइन करेंगे? तो देखिए अगर ओपनिंग स्टॉक के बारे में बात करें तो ओपनिंग स्टॉक होता क्या है? जैसे कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो क्या उसमें स्टॉक ला करके रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो मान के चले कि मैंने अपने बिजनेस जब स्टार्ट किया तो उसमें जो है 20,000 रुपए का सामान मैंने ला के रखा। कितना? 20,000 रुपए का सामान मैंने ला करके रखा। और अभी किस डेट को? तो 1 अप्रैल 2024 को। मैंने बताया था ना कि 1 अप्रैल को, सॉरी, 1 अप्रैल 2024 को हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और 31 मार्च 2025 को हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। तो मान के चलिए कि 1 अप्रैल 2024 को हमने अपने बिजनेस में कै रुपए का सामान ला के रखा? 20,000 रुपए का। और सामान बेचते गए और लास्ट में जब 31 मार्च आया तो हमारे स्टॉक में 5,000 रुपए का सामान बचा हुआ है। तो शेष मैंने कै रुपए का सामान बेचा? 15,000 रुपए का सामान बेचा। 20,000 से मैंने स्टार्टअप किया था और 15,000 का मैंने बेच दिया। शेष जो हमारा 5,000 का स्टॉक बचा हुआ है, इसी स्टॉक को हम क्लोजिंग स्टॉक नाम दे सकते हैं। इसी स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक नाम दे सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ये होता है कि फाइनेंशियल ईयर के अंत में शेष बचा हुआ जो स्टॉक होता है उसी को हम क्लोजिंग स्टॉक के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है ना? और यही अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमारा अगला फाइनेंशियल स्टार्ट होगा तो उसी में जाकर के कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो ये हमारा स्टॉक होता है। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का जो बचा हुआ है ओपनिंग जब होगा हम लोग जो पहले वाला था वो भी आ गया और फिर नया वाला। जैसे 20,000 रुपए का मैंने सामान लाया था, ओपनिंग किया था बिजनेस, 15,000 रुपए तक का मैंने सेल कर दिया, शेष हमारा 5,000 रुपए का बचा हुआ है। तो वो हमारा जो बचा हुआ स्टॉक है उसको क्लोजिंग बोलेंगे। वो अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए ओपनिंग हो जाएगा। तो ओपनिंग होगा तो 5,000 से अपना बिजनेस नहीं करेंगे और भी तो कुछ ला के रखेंगे। सर वो भी 5,000 मिला देंगे। हाँ वो भी 5,000 उसी में मिल जाएगा। वो भी ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ तक आप घर से पढ़ के आइएगा एक बार, ठीक है?